Hi all, good afternoon. कैसे हो आप लोग? This is Purvisha. Welcome to one more lecture of Navigator. Today we will see the cloze test and how to approach the cloze test with 100% accuracy. ज्यादातर बच्चों का ये हमेशा कंप्लेन होता है कि सर क्लोज टेस्ट में अगर 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, so out of that we are getting 6 right, 7 right, 8 right. हमारे 10 के 10 राइट नहीं होते हैं, या तो 5 क्वेश्चंस आए तो 4 राइट होते हैं, 3 राइट होते हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू पहले तो क्लोज टेस्ट होता क्या है. अगर कोई लोग ऐसे हैं जिनको लिए ये एब्सोल्युटली न्यू टॉपिक है, जिन्होंने ये कभी भी नहीं पढ़ा है या उनको कुछ भी नहीं पता है, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस फ्रॉम द एब्सोल्यूट बेसिक कि क्लोज टेस्ट होता क्या है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखेंगे, व्हाट आर द अप्रोचेस, व्हाट आर द ट्रिक्स, एंड देन वी विल गो ऑन द क्वेश्चंस. नाउ इफ देयर इज अ क्वेश्चन, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. करेक्ट? आर यू विथ मी? ज्यादातर केसेस में आई एम गोइंग टू कीप ऑन यूजिंग द इंग्लिश, मतलब मैं हिंदी इंग्लिश दोनों चीजें यूज करता रहूंगा. बिकॉज मेरा पर्पस यहाँ पर ये नहीं है दैट आई डोंट वांट टू प्रूव दैट हाउ मच इंग्लिश आई नो, रादर आई वांट टू मेक श्योर दैट इट इज माय स्टूडेंट्स who are watching this should be able to appear this in the examination and appear this in such a way that 100% accurate they will be able to mark their answers in the examination. Correct? तो मैं ये चाहता हूं कि जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे ये एग्जाम में इस हिसाब से आंसर हो कि उनके सारे करेक्ट हो जाए. उनको ये टेंशन नहीं हो बाहर आने के बाद पेपर से कि यार इंग्लिश का पता नहीं है क्या है, सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा ना. उनको इंग्लिश भी पता होगा और तभी के तभी पता होगा कि ये राइट है कि नहीं है. करेक्ट? चलिए मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बिकॉज विदाउट कॉपी एंड पेन ये पॉसिबल नहीं है. हम लोग वीडियो देख रहे हैं, दैट इज ट्रू, बट हम लोग मूवी नहीं देख रहे हैं, है ना. वी आर रादर स्टडिंग. तो वो जो स्टडी वाला थोड़ा अप्रोच होता है, थोड़ा सा एटीट्यूड है, वो तो रखना पड़ता है. एंड एज आई ऑलवेज से, थोड़ी सी शिद्दत रखनी पड़ती है ना. करेक्ट? जिनको शिद्दत पता नहीं है, they can search on Google and can identify or understand what is the meaning of shiddat. Let's just start with the close test. Now first, what is close test? Close test जो है ये होता क्या है, जिनको कुछ भी नहीं पता है, अब उनके लिए क्लोज टेस्ट जो है ये एक पैराग्राफ होता है जहां पर आपको मल्टीपल फिलिंग दी ब्लैंक्स दिया जाता है. नॉर्मली क्या होता है, एक फिलिंग दी ब्लैंक्स दी होगी, मतलब एक पूरा सेंटेंस होगा, वहां पर एक फिलिंग दी ब्लैंक्स होगी, और देयर मे बी अ मल्टीपल फिलिंग द ब्लैंक्स काइंड ऑफ सेंटेंस आल्सो, कि यहाँ पर आपको एक और दो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया जाएगा. क्लोज टेस्ट में ऐसा नहीं है. यहाँ पर आपको एक पूरा सेट ऑफ पैराग्राफ दिया जाता है. इन दैट सेट ऑफ पैराग्राफ ऑलमोस्ट एवरी लाइन और एवरी टू लाइन्स यू विल बी गिवन अ ब्लैंक. वहां पर नंबरिंग करा होगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5. करेक्ट? इस हिसाब से 5 है तो 5, 10 होगा तो 10 numbers would be marked. Now you are, for every number you will be given options. Typically 5 options are given. Typically 5 options are given. Sometimes they may give 4 options also. उससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कितने ऑप्शन है, जितने भी दे हमें तो उसमें से एक ही करेक्ट वैल्यू है, आंसर है, वो मार्क करना है. द वन वर्ड विच इज गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दैट ब्लैंक. Correct? So out of those 5 or 4, we are supposed to then choose the one which is the most appropriate. Always keep it in mind, English does not have exact right and wrong. जैसे कि आपको मैथ में होता है ना, बोले 2 + 2 4 ही होता है, वैसा इंग्लिश में नहीं होता. इसलिए इंग्लिश हमेशा सबसे अप्रोप्रिएट तरीके से ढूंढा जाता है. करेक्ट? तो which will be the most appropriate, that is something which you are supposed to find out from those given option. अब क्या पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, या तो कैसे अप्रोच करना है अब हम लोगों को इसको, ये समझाने की अब मैं आपको आगे कोशिश करूंगा. सो दैट अप्रोच सेज, फर्स्ट थिंग, आपको जो भी पैराग्राफ दिया है वो आप ब्लैंक के साथ में फटाफट पढ़ लीजिए, है ना. रीड द पैराग्राफ थरोली. अब ये थरोली में ये नहीं है कि आप 10-15 मिनट पढ़ते ही रहो पढ़ते ही रहो. सर आपने बोला था थरो, हम तो इतने थरो हो गए हैं कि फुल स्टॉप कहाँ है ये भी पता है. आई डू नॉट मीन दैट. थरोली मतलब आपका ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए, आप परफेक्टली उसी पैराग्राफ के ऊपर होने चाहिए, और
जब पढ़ रहे हो तब आप विद द ब्लैंक, ब्लैंक में क्या वैल्यू आएगी, क्या वर्ड्स आएंगी, ये समझने की कोशिश मत करिएगा. जस्ट गो थ्रू दी पैसेज फास्ट. करेक्ट. Now when you are reading that paragraph or passage, it will at least give you a rough idea कि क्या टॉपिक पर बात चल रही है, जो टॉपिक है वो किस चीज के ऊपर है ना. नाउ once you do that, थोड़ा बहुत आपको जैसे ही पैसेज का अंडरस्टैंडिंग हो जाता है या तो आइडिया आ जाता है. सी, देयर मे बी अ मल्टीपल थिंग्स. समटाइम्स दे मे गिव यू द स्टोरीज, sometimes they may give you something which is more on a financial side, sometimes the passage may be on the polity, sometimes it may talk about science, technology, new invention, sometimes it may talk on the socio-economic issues, sometimes it may be a chapter in the history, इट मे बी रिप्रेजेंटिंग एनीथिंग. आपको एटलीस्ट इतना तो पता चल जाएगा ना. सपोज द पैराग्राफ सेज that once upon a time in Rome or once upon a time in Athens, तो एटलीस्ट आपको इतना तो समझ में आ जाएगा. वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री. It paragraph says as per the World Bank new data on the employment and the economics, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि या तो ये फाइनेंस के बारे में बात करेंगे या तो एम्प्लॉयमेंट का डेटा है, तो शायद सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज है. सो दैट इज व्हाट आई मीन कि आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा. बहुत बार आपको सब्जेक्ट्स पता होंगे, बहुत बार आपको शायद पैसेज एकदम नया हो, मतलब उस चीज का जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस बिल्कुल नहीं हो, ये भी हो सकता है. करेक्ट. ना, तो जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो टेक्स्ट के बाद में एटलीस्ट आपको लॉजिकली इतना आइडिया आना चालू हो जाएगा कि अप्रोप्रिएट या तो सूटेबल वर्ड क्या क्या हो सकते हैं, which going to keep the meaning of the sentence as it is, which is going to keep the meaning. और जो क्रक्स होता है ना सेंट उस पर्टिकुलर पैसेज का, वो सेम रखेगा. मतलब इसको ये नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ नहीं पहुंचा देगा. पैसेज में बता रहे हैं कि सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज बढ़ रहे हैं और आप अंडरस्टैंड करके चल रहे हो कि सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज तो वर्ल्ड में खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं. सो दैट इज दी ये ऑपोजिट मीनिंग. तो एटलीस्ट आपको जो मीनिंग है, जो सेंस है, वो क्या सेम रहेगा. उतने कुछ वर्ड्स तो समझ में आना चालू होंगे ब्लैंक की जगह पर. करेक्ट. Then this is entirely one passage only. So please connect the sentences together. Make sure और इसको आप independently नहीं देख रहे हैं. First sentence and second sentence there is no relationship. ऐसा नहीं होता है. They are not independent. तो आपको उनको sentences को connect करना है जब आप पढ़ रहे हो. They are not individual sentences. Don't treat them like individual filling the blanks कि हर एक को अलग से आंसर करूंगा, क्योंकि ये पूरा पैसेज एक लॉजिक पर सेट है, एक टॉपिक पर सेट है, एक चीज कन्वे कर रहा है. तो आपको उन सबको कनेक्ट करना पड़ेगा. करेक्ट. तो लॉजिकल सब में कनेक्शन बैठे वैसे करना. ऊपर यस कर रहे हो, नीचे नो कर रहे हो, उसी चीज के लिए ऐसा मत कर देना. आर वी क्लियर? मेरे साथ समझ रहे हो? चलिए. थर्ड, देन स्टार्ट लुकिंग फॉर दी टाइप ऑफ वर्ड्स जो वहां पर सूटेबल होंगे. अब उसके लिए आपको पता चलना चाहिए कि आर्टिकल्स ए एंड दी कहाँ पर यूज होता है, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज एडवर्ब, व्हाट इज एडजेक्टिव, है ना. लाइक अगर मैं ये बता रहा हूँ ही इज हैंडसम बॉय, तो कोई एक हैंडसम बॉय है. या तो अगर मैं ये बता रहा हूं कि आइंस्टाइन वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, तो यहाँ पर मैं अब क्या बात कर रहा हूं, तो एडजेक्टिव्स है. करेक्ट. हैंडसम है, इंटेलिजेंट है, तो एडजेक्टिव है, आपको समझ में आना चाहिए. quietly China has developed a new technology for the missile. तो यहाँ पर जो quietly है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये एडवर्ब है. तो एडवर्ब क्या है, वर्ब क्या है, नाउन क्या है, आर्टिकल क्या है, ये समझना जरूरी है हर एक ब्लैंक के लिए. अदरवाइज इट बिकम्स टू कॉम्प्लिकेटेड. काफी बच्चों को ये लगता है कि ग्रामर की जरूरत कहाँ आ पड़ी सर, क्या बात कर रहे हो आप लोग. हम तो खाली सेंटेंस पढ़ के समझ लेते हैं, जो बोलने में अच्छा लगता है वही होगा. इट इज नेवर द केस इन द इंग्लिश. एंड वेन एवर यू गो इन द एग्जाम थिंकिंग
कि मुझे बोलना आता है, तो द वे आई एम गोइंग टू स्पीक सेम वे आई एम गोना राइट द इंग्लिश, और आपका इंग्लिश का जो है वो बेड़ा पार नहीं हुआ, गर्क हो गया। बेड़ा पार होना मतलब यू आर थ्रू विद दैट। यहाँ पर यू विल नॉट गोइंग टू थ्रू, रादर द बोट इज गोइंग टू सिंक। एंड वेयर इज इट गोइंग टू सिंक? इट इज गोइंग टू सिंक समवे हाफ इन दी रिवर। तो मेक श्योर आप ग्रामर प्रिपेयर करते हो, आपको बेसिक पता है ग्रामर का। देन eliminate the option. See, option elimination is again one of the best techniques to approach the close test. आपको बहुत बार सी आउट ऑफ 5 ऑप्शंस मुझे इतना क्लियर हो जाएगा कि ये 3 तो यार किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकते, कुछ उल्टा सुल्टा ही चल रहा है यहाँ पर जो पैसेज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। तो वो बचा क्या, खाली 2 ही ऑप्शन बचे ना। पता है केबीसी में बच्चन जी वो 50-50 वाला लाइफ लाइन देते हैं, तो यहाँ यू आर नॉट गोना कॉल एनीबडी टू यूज दैट 50-50 लाइफ लाइन, रादर यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट योरसेल्फ कि क्या एलिमिनेट करने के बाद मेरे पास कितनी चीजें बचती है। समझ रहे हैं बच्चे मेरे साथ? और फिर आपको पैसेज का टोन समझ में आना चाहिए। टोन मतलब पैसेज क्या है। टिपिकली 3 टाइप के टोन्स रहते हैं। एक होता है क्रिटिकल, दूसरा होता है एनालिटिकल और तीसरा होता है डिस्क्रिप्टिव, है ना। समटाइम्स पीपल कॉल दैट सार्कास्टिक टोन भी रहता है, या तो थोड़े फनी टोन में भी सेंटेंस आता है, बट मेरे हिसाब से एग्जाम में ज्यादातर ये लोग सार्कास्टिक या तो फनी टोन्स में इस पैराग्राफ या पैसेजेस नहीं देते हैं। सो मोस्ट कॉमन विल बी आइदर द क्रिटिकल और एनालिटिकल और द डिस्क्रिप्टिव टोन्स which will be given to you। अब क्रिटिकल टोन है तो कैसे पता चलेगा? यहाँ पर आप मतलब जो ऑथर है जिसने भी वो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, वो जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, ही इज गोना डिसअप्रूव द थिंग्स, उसको चीजें अच्छी नहीं लगने वाली है, या तो वो बहुत सारी चीज में जजमेंटल होने लगेगा फटाफट। मतलब अब अपने जो आइडिया है वही क्लियर है, इस हिसाब से दूसरे को समझ में नहीं आता, ऐसा अप्रोच होगा। या तो उसने जो किया है उसमें व्हाट ऑल थिंग्स आर इनकरेक्ट, दैट इज going to be written in the paragraph or the passage given, correct? या तो फिर एनालिटिकल टोन होता है। एनालिटिकल टोन में नॉर्मली क्या होता है, पैसेज को एनालाइज करा होता है डिटेल में। पैसेज में कौन सी चीजें अच्छी है, व्हाट आर दी प्रोस, कौन सी चीजें अच्छी नहीं है, व्हाट आर दी कॉन्स, या तो हाउ दी अप्रोच हैज बीन टेकन इन दी पैसेज, क्या क्या चीजें हुई, दी इवेंट्स में बी लिस्टेड। तो पैसेज जो है उसमें खाली एक चीज का आपको एनालिसिस करके बताया होगा। और इट मे बी अ डिस्क्रिप्टिव टोन। डिस्क्रिप्टिव टोन के अंदर डिटेल में देयर मे बी अ प्रॉब्लम और अ सिचुएशन जिसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं बताया हो सकता है, or there may be information which they want to pass you along with some data, along with some facts, along with some historical figures। तो ये कर सकते हैं, और it may discuss some events which have happened in the past। तो आपको ये पता होना चाहिए पैसेज क्या टोन में बात कर रहा है, क्योंकि हमें वो टोन कांस्टेंट रखना है, फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन। filling the blank number 1 to filling the blank number 10, that tone should not change। अगर टोन चेंज हो गया तो गड़बड़ हो गई। पहले आप क्रिटिकल टोन से जा रहे हो, बाद में आपने उसको जो है वो आपको लगा कि अरे ये तो सार्कास्टिक है। अब क्रिटिसाइज करना जो होता है वो सार्कास्टिकली क्रिटिसाइज एंड ओपनली क्रिटिसाइज आर टू डिफरेंट थिंग्स, है ना। एक जब मैं बच्चे को बताता हूँ यार यू आर वेरी इंटेलिजेंट, और दूसरा मैं उसको बता रहा हूँ बहुत इंटेलिजेंट हो, तो देयर इज अ डिफरेंस। सेकंड बहुत इंटेलिजेंट हो वाज एक्चुअली मोर ऑन द सार्कास्टिक टोन, जबकि पहला वाला जो था वो एक्चुअली आई वाज प्रेजिंग द बॉय, है ना। तो देयर इज अ डिफरेंस। so in that tone you got to identify that thing। अगर आप वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, you will be selecting the wrong words। आप जो आने चाहिए उसकी जगह पर दूसरे वर्ड वहां पर ले लो, करेक्ट। और लास्ट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू विल नीड टू इम्प्रूव द वोकैब्युलरी। कोई कुछ नहीं कर सकता यार, अंदर अब आपको ऐसा है कि पैराग्राफ में 10 वर्ड समझ में ही नहीं आ रहे हैं, तो कैसे सॉल्व कर लेंगे, है ना। समझ रहे हैं? फिर जैसे मैंने बताया, विदाउट ग्रामर देयर इज नो ऑप्शन, ग्रामर इज द सॉल्यूशन। एंड
प्रैक्टिस अ लॉट, ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड द वुमेन परफेक्ट, है ना। खाली मैन के लिए नहीं होता, वुमेन के लिए भी ये वही चीज होती है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो काम होगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम नहीं होने वाला है। तो ये जो था वो बेसिक अप्रोच था। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो अप्रोच है उसके साथ में मैं आपको एक पैराग्राफ दे रहा हूँ। लेट अस सॉल्व दिस। अब 10 क्वेश्चंस मैंने 10 ब्लैंक दिए हुए हैं यहाँ पर जो हमें सॉल्व करने हैं। चलिए पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ में ये नंबरिंग देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5, तो उसके लिए आपको ऑप्शंस यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं, करेक्ट। सर यहाँ 10 है, आपने 5 तक ही दिए है, आगे आएगा एज वी विल स्क्रॉल दी पेज। चलिए अब पढ़ रहे हैं हम लोग। पहले एक बार आप फटाफट जल्दी जल्दी से पैराग्राफ पढ़ लो, जैसे हमारी सबसे पहली बात हुई थी। So one day, while a poor farmer named Fleming was plowing his field to earn his, he again there is a blank, a cry for help coming from the nearby pond. He ran to the pond where he saw a terrible boy. To free himself, the farmer served the boy next day as a fancy carriage. Up to the farmer's house, and dressed nobleman stepped out and introduced himself as the father of the boy the farmer had saved. He offered the farmer for saving his son's life. The farmer refused to accept the payment. At that moment of the farmer's son returned home. Seeing him, the nobleman said, I will take you, I will make you a deal. Let me provide him with the of education my son would enjoy. The farmer's son, the best schools and graduated from St. Mary's Hospital Medical School on London. He went on to become known throughout the world as a Sir Alexander Fleming, the discoverer of Palace. Penicillin, penicillin पता होगा, पता है, it's medicine for the fever, correct. Years later, the nobleman's son with pneumonia, his life was by penicillin. The nobleman's son was Sir Winston Churchill, the Prime Minister of Britain. तो क्या पता चला? आप सबसे पहले पैसेज जो है आप समझ में आ गया आप लोगों को कि ये हिस्ट्री का पैसेज है, करेक्ट। क्या है अब आपको टोन क्या लगता है? इज इट अ क्रिटिकल टोन? किसी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है? ना, रादर इट इज मोर अ डिस्क्रिप्टिव टोन, है ना। एक इवेंट डिस्क्राइब करी है या तो एक इंडिविजुअल डिस्क्राइब किया गया है। अ पर्सन इज बिन डिस्क्राइब। यहाँ पर सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड सर विंस्टन चर्चिल के बारे में बात हुई है। तो दी पैसेज और दी पैराग्राफ हैज दी डिस्क्रिप्टिव टोन। आपको समझ में आ गया? अगर डिस्क्रिप्टिव टोन है मतलब यहाँ जो टोन रहेगा वो बस आप चीजें डिस्क्राइब कर रहे हो, उनको प्लेस बाय प्लेस जो है 1 2 3 4 खाली आप इवेंट में लगा रहे हो और हम लोग किसी के बारे में बात कर रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आपको ये भी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि एक फार्मर है। अब बड़ा सिंपल सा पैसेज है ये, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स भी नहीं है यहाँ पर जो आपको नहीं समझ में आए। या तो ये साइंस टेक्नोलॉजी हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा है, और इट इज नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल टर्म्स दैट पीपल में, है ना। मतलब अल्फा ना बीटा ना ऐसी कोई बातें यहाँ पर नहीं हो रही है, करेक्ट। तो आपको स्टोरी से बेसिक आइडिया आ गया होगा कि एक फार्मर है, देन दिस फार्मर हर्ड सम साउंड्स फ्रॉम द नियर बाय पॉन्ड। पॉन्ड समझते हो, तालाब है ना, उसके पास में गया। फिर कोई एक बच्चा था जो अपने आप को फ्री करने की, छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। दिस गाय हेल्प्ड हिम। नेक्स्ट डे एक फैंसी कैरेज। पहले तो किसी जमाने में क्या था, कार्स थोड़ी अवेलेबल थी, नहीं थी। तो उस टाइम पर कैरेजेस अवेलेबल थे, मतलब ज्यादातर केसेस में दी हॉर्स कार्ट सॉर्ट ऑफ थिंग। बट द नोबल मैन मतलब जो पैसे वाले हैं, या तो दोज हु बिलोंग टू अ सर्टेन क्लास, करेक्ट। तो ऐसा कोई वो बच्चे को लेने आया। ही सेड आई एम द फादर ऑफ दैट। वो उस बच्चे को लेकर गया, साथ में उसने बताया उस फार्मर को, आई कैन मेक श्योर दैट आई कैन, मेरा जो बेटा है या सन है उसके साथ, यू कैन सेंड योर सन आल्सो फॉर द स्कूलिंग, ही विल स्टडी विद हिम, करेक्ट। द फार्मर सन, ही वेंट टू द बेस्ट ऑफ द स्कूल। सी फार्मर के साथ रहता तो उसको वो एजुकेशन और सब नहीं मिलने वाला था, बट ही कुड एबल टू
गेट ऑल दैट, वो आगे जाके क्या बना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बना, जिन्होंने पेनिसिलिन ढूंढा। और वो जो नोबेल मैन का सन था, हु ट्राई टू फ्री हिमसेल्फ, है ना, वो आगे जाके उसी पेनिसिलिन से ही वाज सेव्ड, और वो जो है वो क्या बना, सर विंस्टन चर्चिल, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। करेक्ट। चलिए, अब हम लोग ब्लैंक रखने की कोशिश करते हैं। आपको एग्जाम में ये वापस ऐसा नहीं दोहराना है। आई वाज जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ टू यू ऑल, बिकॉज यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ कि पैसेज का टोन क्या था, स्टोरी चल रही है, एक किसी के बारे में डिस्क्रिप्शन चल रहा है अबाउट द टू किड्स हु ग्रोन अप टू बिकेम टू डिफरेंट गाइज, एंड बोथ वर दी बोथ हैव रादर एक्सेल्ड इन देयर फील्ड, है ना, दोनों को सर मतलब नाइटहुड मिला, बोथ ऑफ देम बिकेम सर। एक जो है वो ग्रेट इन्वेंटर बना जिसने पेनिसिलिन इन्वेंट करा, और दूसरा जो है वो क्या बना, प्राइम मिनिस्टर बना ब्रिटेन का। चलिए, तो अब हम लोग ब्लैंक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, है ना, कि ब्लैंक जो है वहां पर क्या क्या आना चाहिए। तो फर्स्ट, वन डे while a poor farmer named Fleming was plowing in his field to earn his। अब फार्मर जो है वो प्लाव करता है, मतलब खेती करता है, तो वो खेती क्यों करता है, अपना क्या चलाने के लिए, तो अपना कैरियर चलाने के लिए खेती करता है। मतलब इज ही गोइंग टू बी द सीईओ ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी वन डे, नो। अब फार्मिंग अपने आप में ही एक प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन चलाने के लिए करता है ना। अब स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा कि फार्मर खेती क्यों करना करता है, अपना जिंदगी मतलब लाइवलीहुड गुजरान चलाने के लिए। करेक्ट। तो वो लाइवलीहुड या तो वो गुजरान जो है, मतलब अब वो आंसर हो गया, है ना। थोड़े हिंदी वर्ड यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई मे नॉट बी वेरी मच कंफर्टेबल इन दैट, बट आई थिंक तो भी जितना समझ में आएगा उतनी हिंदी वर्ड्स आई एम गोइंग टू यूज, ताकि ये दोनों मीडियम वाले बच्चे ये समझ पाए। नेक्स्ट, ही इज समथिंग अ क्राई। अब ही, अब खाली आप स्टेटमेंट समझोगे तो भी समझ में आ जाएगा। उसने नियर बाय पॉन्ड से उसने कुछ क्या करा, सुना है ना, रोने की क्या होती है, आवाज आती है, आप किसी को रोने, किसी का, इफ somebody is crying then you heard that, आप किसी का रोना सुनते हो कहीं से, है ना। जैसे मैंने कहीं पास में बच्चे को रोते हुए सुना, तो वो ना तो डिस्कवर्ड आएगा, मतलब डिस्कवरी थोड़ी करते हैं रोने की, मतलब आज तक किसी को नहीं पता था कहाँ पर रोना चल रहा है और मैंने जाके ढूंढ लिया। तो आपको वर्ड का इंटरेस्ट जो यहाँ पर एक एक वर्ड का मीनिंग है वो भी समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर दो ही चीजें ऐसी थी, हर्ड एंड लिसन, और आपको हर्ड एंड लिसन के बीच में फर्क पता होना चाहिए। सी, हर्ड जो होता है वो खाली सुनना होता है, लेकिन लिसन जो होता है दैट इज स्पेसिफिक, ये ध्यान से सुनना होता है, नंबर वन, एंड नंबर टू ज्यादातर चीजों में फॉलो करना होता है। लाइक इफ यू आर स्टडिंग देन यू गॉट टू लिसन मी। अगर आप अभी ये पढ़ रहे हो तो आपको मेरी आवाज लिसन करनी पड़ती है, हार्ड नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसको याद रखना है, इसको फॉलो करना है। तो वो यहाँ पर लिसन नहीं आएगा, ये हार्ड है। तो ही हर्ड, है ना। तो फर्स्ट में यहाँ पर हमने क्या मार्क करा, पहले का आंसर मार्क करा हमने सी, दूसरे का आंसर मार्क करा बी। फिर he heard a cry for help coming from the nearby pond. He ran to the pond where he saw a terrible boy to free himself। अब एक बॉय था, वो अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहा था। तो क्या होगा, वो आप कैसे करके अपने आप को फ्री करने की कोशिश करोगे, है ना। रश करके भाग के फ्री करने की कोशिश करोगे, या तो ही वॉज, अब ट्राइड नहीं आएगा, क्यों ट्राइड इसलिए नहीं आएगा बिकॉज उसने, ट्राइड तो पास्ट टेंस में चला जाता है, उसने उस टाइम पर वो काम बंद नहीं कर दिया है। ये जब फार्मर गया तो उसने देखा कि वो बच्चा वो चीज कर रहा है, तो वो एक्टिविटी कंटिन्यू भी थी उस टाइम पर, तो आईएनजी वाला केस। तो
ये ईडी वाले तो पास्ट टेंस वाले केसेस निकल जाएंगे। व्हेन द फार्मर वेंट ही सॉ दैट बॉय ट्राइंग टू डू समथिंग, है ना। सो व्हाट वाज ही डूइंग, ही वाज ट्राइंग टू फ्री हिमसेल्फ। हाउ ही वाज ट्राइंग टू फ्री हिमसेल्फ, रशिंग। अब रशिंग वो बॉय ने रश नहीं करा, एक्चुअली फार्मर रश टू दैट नियर बाय पॉन्ड। बॉय तो वही था, तो वो क्या करता होगा, स्ट्रगलिंग। तो ही वाज स्ट्रगलिंग टू फ्री हिमसेल्फ, है ना। मैं मेहनत कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, मेहनत कर रहा था अपने आप को छुड़ाने की। उस बच्चे की टर्म में बात कर रहा हूँ। फिर आगे हमें बताया है, the farmer saved the boy, the farmer saved the boy. Next day, a fancy carriage up to the farmer's house. एक फैंसी कैरेज जो था वो नेक्स्ट डे क्या हुआ, अप टू दी फार्मर्स हाउस। तो कैरेज जो होता है वो क्या होता है, जैसे मैंने आगे भी बताया, या तो वो टिपिकली नोबल मैन का कैरेज है तो हॉर्स कार्ट जैसा कुछ होगा, बट मोर एलिट इन दी नेचर। तो उसको पुल किया जाता है ना, यू डोंट, उसमें इंजन नहीं लगा होता, यू डोंट पुट दी गैसोलीन डीजल पेट्रोल नहीं पुल लगाते हैं अंदर। तो वो सीधी सी बात है, कैरेज है तो क्या होगा, पुल किया होगा। अप्रोच जब व्हीकल होता है ना, दी ऑटोमेटिक थिंग, तब होता है। अब एंटर्ड नहीं होता है, घर के अंदर थोड़ी लेके गए, एंटर मतलब अब इसका घर था, मैंने क्या करा, पूरा अंदर घुसा दिया घर के अंदर। तो ये लॉजिकल नहीं है। तो इसलिए ये कैरेज अगर है तो पुल्ड आएगा। फिर हमें बताया है आगे, एन समथिंग dressed nobleman stepped out and introduced himself as the father of the boy the farmer had saved, है ना। अब ड्रेसिंग के बारे में बात हो रही है, तो वो अब अगर ड्रेसिंग के बारे में बात हो रही है, ड्रेस नोबलमैन और कुछ तरीके से ड्रेसिंग करा हुआ नोबलमैन है। अब नोबलमैन है वो पता कैसे चला, ज्यादातर केसेस में उसके ड्रेसिंग से, है ना। वो किसी जमाने में अर्स्ट वाइल इन दी ब्रिटिश, वो थ्री पीस सूट पहना करते थे, टाई पहना करते थे, वो वाला कल्चर चलता था। तो क्या वर्ड होगा, कैसे कपड़े थे, एक्सपेंसिव थे, ऑर्डिनरी थे ना। ऑर्डिनरी होगा तो नोबेलमैन नहीं होगा। अब एक्सपेंस से कोई मतलब नहीं है, महंगा सस्ता, हम लोग यहाँ पर कोई मूवी शो नहीं चला रहे हैं ना। तो अब वेल ड्रेस्ड है, अब वेल ड्रेस्ड है तो वापस नोबेलमैन है, पता कैसे चला। तो यहाँ पर एक्चुअली आपको एलिगेंटली एंड इम्प्रेसिव दो ऑप्शन बचते हैं। ये नोबेलमैन है तो इम्प्रेसिव, तो एन इम्प्रेसिव ड्रेस्ड नोबेलमैन या तो एन एलिगेंटली ड्रेस्ड नोबेलमैन। अब अपने आप से सोचो, नोबेलमैन वहां पर उसको इम्प्रेस करने नहीं गया था, दैट वाज नॉट अ पर्पस, रादर जो नोबेलमैन होते हैं वो अपना एलिगेंस दिखाते हैं, करेक्ट। तो यहाँ फिफ्थ में क्या आएगा, डी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर होना चाहिए, है ना। चलिए आगे उसको कंटिन्यू रखते हैं, करेक्ट। अब कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग, ट्रेस नोबेलमैन एट दी फादर्स बॉय फार्मर सेव्ड, यहाँ तक हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं, ही ऑफर्ड दी फार्मर अ समथिंग फॉर सेविंग हिज सन्स लाइफ। अब फार्मर ने सन का लाइफ उसके जो है वो सेव करा है, तो ही इज गोइंग टू गिव समथिंग इन रिटर्न। अब ज्यादातर केसेस में क्या होगा, ये सामने क्या चीज देगा, उसको उसके सामने रिवॉर्ड ही देगा ना, कॉम्प्लीमेंट नहीं देगा। कॉम्प्लीमेंट तब होता है मतलब किसी ने बढ़िया काम करा हुआ है, बट यू वांट टू अप्रेज दैट थिंग, उसको कॉस्ट नहीं दे सकता। देयर इज सेविंग दी बॉय, लाइफ सेव करने का कोई पैसा नहीं होता, कोई कॉस्ट नहीं होता है, समझ रहे हो। लाइफ इज प्राइसलेस। तो प्राइस एंड कॉस्ट वाला पार्ट उधर ही चला गया, कॉम्प्लीमेंट खाली देकर खत्म नहीं करेगा। तो ये थैंक कर सकता है, रिवॉर्ड कर सकता है, बट नोबेलमैन है और ये फार्मर है तो सीधी सी बात है, ही वांट्स टू रिवॉर्ड हिम, है ना। सब जगह पर यही होता है, व्हाट यू डू, यू रिवॉर्ड दी पीपल फॉर देयर अचीवमेंट। तो इसने इसको क्या करा, ही वांटेड टू रिवॉर्ड हिम टू सेव हिज सन्स लाइफ। फिर हमें बताया है द फार्मर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिपेमेंट। सर आपने बताया था प्राइस,
प्राइज नहीं, मैं आपको ये नहीं दूंगा कि ये पैसे रख लो, तुमने मेरे बच्चे की जिंदगी बचाई। रादर मैं ये कहूंगा कि ये कुछ गिफ्ट है जो मुझे आपको देना है, बिकॉज यू सेव्ड माई सन्स लाइफ, है ना। आप उसको पैसे में नहीं तोल रहे हो, बट इट इज अ रिवॉर्ड। यू वांट टू हेल्प समवन बिकॉज ही हेल्प्ड यू आउट। तो at that moment the farmer's son returned home. Seeing him, the nobleman said, I will make you a deal. Let me provide him with the of education my son would enjoy. अब इसने वो पेमेंट लेने से ना बोल दिया, रिवॉर्ड लेने से ना बोल दिया, तो ही सेज, तो उसके सामने स्टिल आई वांट टू गिव शो सम गुड जेस्चर बिकॉज यू सेव्ड माय सन्स लाइफ। तो मैं क्या करूंगा, जब उसका बेटा आया तो उसने सोचा कि अगर ये फार्मर के साथ रहेगा तो ही इज नॉट गोइंग टू गेट दैट सॉर्ट ऑफ एजुकेशन, व्हाई नॉट टू गिव हिम द एजुकेशन, द काइंड ऑफ एजुकेशन which my son is also going to get, correct? तो किस टाइप का एजुकेशन, द काइंड ऑफ एजुकेशन, मतलब जिस तरह का एजुकेशन मेरे बच्चे को मिलने वाला है, या तो माय सन इज गोइंग टू एंजॉय, आई वांट टू गिव द सेम टाइप, सेम काइंड टू योर सन आल्सो। The farmer's son, the best school and graduated from St. Mary's Hospital Medical School on London। अब क्या हुआ, सीधी सी बात है, फार्मर सन, तो ये बेस्ट स्कूल्स एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट मैरीज हॉस्पिटल, ऐसा मुझे बताया है। तो फार्मर सन जो था वो अब क्या हो गया, ही अप्लाइड टू द बेस्ट स्कूल एंड पास, नहीं, अप्लाई एंड पास थोड़ी होता है, पास मतलब तो, एंड ग्रेजुएटेड हो गया, ग्रेजुएटेड हो गया मतलब उसने वहां जाके स्कूलिंग पास कर लिया, कॉलेज से भी पास कर लिया, करेक्ट। तो खाली एलिजिबल है या खाली अटेंड नहीं है, क्या हो गया, पास हो गया। तो ही पास दैट थिंग। बच्चों मेरे साथ, आई होप आप लोगों को पता चल रहा है कि मैं क्या समझा रहा हूँ, है ना। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। अब फिर मुझे बताया है मेडिकल स्कूल इन लंदन। He went on to become the known throughout the world as Sir Alexander Fleming discovered the, and what did he discover? He discovered penicillin. Years later, the nobleman's son was with pneumonia. अब ऑब्वियसली निमोनिया है तो आप पिनूमोनिया मत करना, हाँ पी से स्टार्ट होता है, तो क्या होता है, निमोनिया होता है। तो अगर इसको निमोनिया हो गया है तो अब क्या होगा, तो निमोनिया से कोई क्या होता है ना, तो वो इंजर्ड होता है, इंजरी होगी, नहीं वो तो लगेगा। इंजरी जो होती है वो 90% केसेस में फिजिकल होती है। हाँ, देर आर सम इमोशनल इंजरीज, लेकिन वो मैं इमोशनल वाली इंजरीज या अत्याचार की बात नहीं कर रहा हूँ। नो इमोशनल अत्याचार इन दिस लेक्चर। यहाँ पर मैं, तो इंजरी जो होती है वो फिजिकल होती है। फार्मर सन विथ निमोनिया, तो आप निमोनिया से हर्ट नहीं होते हो, ट्राई अंडरस्टैंड, हर्ट वापस इंजरी से होता है, जो फिजिकल चीज होती है उससे इन्फेक्ट नहीं होते, बिकॉज ये अपने आप में एक क्या है, एक सिकनेस है। तो ही वॉज सिक विथ निमोनिया, करेक्ट, है ना, एक इलनेस है, एक सिकनेस है। तो ही गॉट सिक विथ द निमोनिया एंड His life was by penicillin। तो सीधी सी बात है, पेनिसिलिन ने क्या करा, उसका जिंदगी जो है, लाइफ जो है, इट वाज सेव्ड, करेक्ट। रेस्क्यू करना मतलब जब डूब रहा होता है, जब फार्मर ने उसको छुड़ाया था, बचाया था, ही अगर वो उस टाइम पर पॉन्ड के अंदर डूब रहा था, तो फार्मर ने अगर उस टाइम पर सेव करा तो उसके लिए रेस्क्यू वर्ड होता है। मतलब आप कहीं पर गए, किसी को कुछ हो रहा था, आप उसको बचाकर बाहर लेकर आए, है ना। और देयर वर पीपल ट्रैप्ड इन अ बिल्डिंग वेयर देयर वाज अ फायर एंड फायरमैन रेस्क्यूड देम, रादर ब्रेव फायरमैन रेस्क्यूड देम, करेक्ट। तो उसको रेस्क्यू होता है, वो सेव नहीं होता। खाली गार्ड नहीं करना है उसको, ये तो बीमार है तो बीमार है तो जिंदगी बचानी है, गार्ड नहीं करना है। गार्डेड क्या होता है, सेलिब्रिटीज गार्डेड बाय 4 डिफरेंट गनमैन, वो गार्डेड होता है, करेक्ट। तो
ना तो प्रिवेंट प्रोटेक्ट है। प्रिवेंट प्रोटेक्ट तब होता है जब वो चीज नहीं हुई है। ट्राई एंड प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम the whatever sickness or the pandemic by using so and so medication or the precautions। तो अब आप प्रिवेंट भी नहीं कर रहे, उसको तो ऑलरेडी निमोनिया हो चुका है, इज सफरिंग विद द निमोनिया। तो क्या होगा उस टाइम पर, अगर वो ऑलरेडी निमोनिया से सफर कर ही रहा है तो उसको तो सेव करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आएगा सेव्ड। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो दिस इज हाउ यू अप्रोच द टिपिकल क्लोज टेस्ट। और जैसे मैंने बताया था उतनी चीजें जो है वो आपको इनिशियली ध्यान में रखनी होती है जब आप क्लोज टेस्ट पढ़ते हो या तो सॉल्व करते हो। Very soon we'll meet with one more lecture and few more practice questions on the closed test. Till then, thank you very much for watching this particular video. Take care of yourself, and as I always say, wherever you are, stay safe.